हेलो गाइस, दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। और अब बजे हैं रात के 12:30 और चलो हम स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा टॉपिक जो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है, दैट इज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, लेट अस स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को क्लासिकल मैकेनिक्स में तो भली भांति पढ़ा ही होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि क्या होता है आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या होता है हार्मोनिक मोशन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम योर क्लासिकल मैकेनिक्स एंड देन वी विल गो इनटू क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो सबसे पहले जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है एसएचओ वो हम देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स से आई हैव अ पेंडुलम, आई हैव अ पेंडुलम over here and I am this is a pendulum। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पेंडुलम को मैं थोड़ा इधर खींच रहा हूं, ठीक है ना, और यहाँ पे लाके इसे मैं छोड़ देता हूँ। पेंडुलम को यहाँ से मैंने छोड़ा तो पेंडुलम ऐसे आएगा और इतना इधर जाएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा। तो यहाँ पे ये एक मोशन करने लगेगा, यहाँ पे क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, यहाँ पे एक मोशन करने लगेगा, ये लाइक दिस, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। और एग्जांपल देख लेते हैं हम पीरियोडिक मोशन के। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव अ स्प्रिंग, आई हैव अ स्प्रिंग लाइक दिस, ये मेरे पास स्प्रिंग है, ठीक है ना, और इस स्प्रिंग से यहाँ पे मास m मैंने बाइंड किया हुआ है, तो मास m मैंने यहाँ पे इससे अटैच किया हुआ है लाइक दिस। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, ठीक है ना, स्प्रिंग को मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया, ठीक है ना, यहां तक स्ट्रेच किया, तो अब ये आपका फाइनल स्ट्रेच ही होगा इसका, ठीक है ना, और यहां तक मैं इसे खींच के और फिर छोड़ देता हूं, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी इस पोजीशन के अराउंड इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो यहाँ पे मोशन करेगा, तो यहाँ पे एक पीरियोडिक मोशन करेगा, यहाँ पे एक पीरियोडिक मोशन करेगा। जैसे कि पीरियोडिक मोशन का मीन्स आपको समझ में आ रहा है, वो मैं बताऊंगा अभी। देखो, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज जेड एंड द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द एक्चुअल साइज ऑफ दिस स्प्रिंग और द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग इज लेट्स से एल नॉट, then the displacement of spring, let's say this is x. So what is the relation between this, z is equal to l naught plus x. We will come over there after some time. So this is the periodic motion, this is the periodic motion. One periodic motion, the example of periodic motion, you know, let's say this is your sun, this is your sun. Now your earth is rotating like this, and this motion as you know, this is the periodic motion. means periodic motion मतलब ये है कि आपका एक पीरियोडिसिटी के साथ वो मोशन कर रहा है, वो आपका घूम रहा है, ठीक है ना, तो ये पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक बात करूं हार्मोनिक मोशन की, तो हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ध्यान से देखो। हार्मोनिक मोशन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि पीरियोडिक मोशन होनी चाहिए, तो सर ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों केस में देखूं, तो इन दोनों केसों में आप देखो क्या कॉमन है। कॉमन ये है जी कि जब आप यहां से इस पेंडुलम को यहां से यहाँ पे ले जाके छोड़ रहे हो, तो ये बार बार पेंडुलम यहाँ आ रहा है, बार बार यहाँ आ रहा है, और लास्ट में आके जब ये रुकेगा तो ये यहाँ पे आके रुकेगा। मीन्स इस पे एक फोर्स लगा है, इस पे एक फोर्स लगा है जो इसे इस पोजीशन पे लाता है, जो बार बार इसे इस पोजीशन पे लाता है, जो इसकी प्री पोजीशन थी। इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। गॉट इट। तो इस पोजीशन पे लाने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अब व्हाट इज द मीन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना, क्या मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स का, ध्यान से सुनो। रिस्टोरिंग मतलब रिस्टोर करना, यानी कि वो फोर्स जो इसकी प्री पोजीशन पे इसे लाने की कोशिश करता है, यानी कि इसे रिस्टोर करने की कोशिश करता है। जैसे कि आपके मोबाइल में आप क्या अगर रिस्टोर कर दो, अगर या रीसेट मार दो फोन को, रिस्टोर कर दो, तो क्या हो जाता है, उसमें से सब कुछ डेटा वेटा है, सब सेटिंग क्या हो जाती है, चेंज होके, और जो आपका न्यू फोन की जो सेटिंग होती है वहीं पे आ जाता है। यानी कि अपने फोन को क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। सेम चीज यहाँ पे होने वाली है, यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, जो इनिशियल पोजीशन थी, एक फोर्स लगा है, उस
इस पार्टिकल को बार बार यहाँ से इस पोजीशन पे लाने के लिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड रेस्टोरिंग फोर्स। सेम थिंग ऑल्सो एक्टिंग ओवर हियर व्हेन यू विल स्ट्रेच इज, जब आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो और स्ट्रेच करके छोड़ रहे हो तो ये बार बार यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहीं आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, यानी कि एक फोर्स लग रहा है इसे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए, इसे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने के लिए। दैट फोर्स इज रेस्टोरिंग फोर्स, दैट फोर्स इज रेस्टोरिंग फोर्स, एंड दैट फोर्स is directly proportional to displacement. That force, that restoring force is directly proportional to displacement. That force is directly proportional to displacement. If अगर मैं यहाँ से ये proportionality का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे एक proportionality constant k आएगा, तो ये हो जाएगा F is equal to kx, where k is the force constant, is called force constant. This is a force constant, और आप इस केस में से spring constant भी कहते हो। क्या कहते हो? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आई थिंक अभी आगे हम इस पे आएंगे। अभी आई थिंक आपको हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहूं तो व्हाट इज हार्मोनिक मोशन, तो हार्मोनिक मोशन इज द एक्सिलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। फिर से देखो, हार्मोनिक मोशन इज द मोशन in which the ratio of acceleration and displacement is equal to constant। ध्यान से सुनो, मैंने क्या, व्हाट इज हार्मोनिक मोशन? हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें उस मोशन का एक्सेलरेशन, यानी कि जिस पार्टिकल का मोशन हो रहा है उसका एक्सेलरेशन और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो इन दोनों का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट इक्वल तो होता है ओमेगा स्क्वायर के। तो अगर मैं यहाँ से देखूं, ए इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? A is equal to हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x। Got it? Where omega is equal to 2 pi nu, and this is known as angular frequency. Angular frequency, and nu is the frequency over here. So omega is what? Angular frequency over here. I think now you got what is the harmonic motion and what is the periodic motion. Okay, now next is simple harmonic motion. Simple harmonic motion, what is SHM? Simple harmonic motion. So ध्यान से सुनना, the harmonic motion in one dimensional, the harmonic motion in one dimension, or you can say the linear harmonic motion is called simple harmonic motion। अब क्या हो रहा है? हार्मोनिक मोशन एक सिंपल, एक लीनियरली हो रही है, या कह रहे हो एक सिंपल, एक नॉर्मल, एक डायरेक्शन में हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है हार्मोनिक मोशन का एक डायरेक्शन में होना, यानी कि लीनियरली होना, दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही बात करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे वो स्प्रिंग वाला पढ़ेंगे, ना कि और कोई सा सिंपल। क्यों हम स्प्रिंग वाला पढ़ेंगे वो भी आप ध्यान से देख लो। हम यहाँ पे स्प्रिंग वाले मोशन पे फोकस करेंगे। क्यों करने वाले स्प्रिंग वाले मोशन पे? क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कंपाउंड, क्योंकि हमारा सब कुछ रिलेशन केमिकल कंपाउंड से होता है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारा जितना भी फोकस होता है वो केमिकल्स के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? केमिकल्स के ऊपर होता है। क्वांटम पढ़ रहे हैं वो भी हम केमिकल्स के ऊपर फोकस करके पढ़ते हैं। हम कहते हैं ना, अगर मैं पीआईबी पढ़ रहा हूँ, तो मैं पीआईबी में क्या बात करता हूँ? मैं कहता हूँ कि ये डायरेक्टली रिलेटेड है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, दैट इज अ केमिकल सिस्टम। सो केमिकल सिस्टम से रिलेट करके हम उस केमिकल सिस्टम के लिए से पढ़ते हैं। पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम केमिकल सिस्टम के लिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब जो हमारे केमिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है? लेट्स से आई एम टेकिंग HCl, उसमें हमारे क्या होता है? उसमें हमारे बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड। और यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ स्प्रिंग के जैसे आई हैव टू मासेस, लेट्स से आई हैव टू मासेस, एंड दीज टू मासेस आर बाइंड विद अ स्प्रिंग। सो दिस इज द फिगर लाइक दैट। Now you can say here the force which is acting between these two molecules, and because these two molecules are vibrating at each time, then the restoring force will act here, and that is equal to F is equal to kx, where k is known as the spring constant or spring force constant।
What is that? Spring force constant. And what is the mean of that? What is the use of the, or what is the importance, and you can say what is the properties of this K. So जितना ज्यादा ये K होगा, जितना ज्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा, स्प्रिंग उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा, या क्या होगा, उतना ही ज्यादा रिजिड होगा, और जितना K की वैल्यू कम होगा, स्प्रिंग उतना ही ढीला ढाला होगा. लेट्स से आई एम सेइंग आई हैव दिस स्प्रिंग एंड आई हैव दिस स्प्रिंग. सो किसका K ज्यादा है? K इसका ज्यादा है और इसका कम है, क्योंकि K क्या है? K एक टाइप से फोर्स है जो क्या कर रहा है, स्प्रिंग को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना. तो इसमें आपका K वैल्यू ज्यादा है, इसका आपका K वैल्यू कम है. आई थिंक नाउ यू गॉट इट. सो व्हाई वी आर टेकिंग स्प्रिंग केस नाउ, आई थिंक यू गॉट इट. सो लेट अस मूव अहेड. सो यहां तक समझ में आया आप लोगों के? ओके, गॉट इट. ओके ओके, क्योंकि अब हम यहाँ पे मोलिक्यूलर लेवल पे बात करने वाले हैं. किस पे बात करने वाले हैं? मोलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है ना. तो हम अब अपना रूप करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री की ओर. क्वांटम केमिस्ट्री की ओर, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री ही आपका माइक्रो लेवल पे वर्क करता है. तो अब हम जा रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री की ओर. अब हम जो ये आपका क्लासिकल एसएचओ आपने देखा है, अब हम इसे किस में पढ़ने वाले हैं? अब हम इसे पढ़ने वाले हैं क्वांटम केमिस्ट्री में. सो दिस इज द मॉडल ऑफ, दिस इज द वन ऑफ द मॉडल ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, मींस दिस इज द क्वांटम केमिकल मॉडल. ओके, सो ये हम पढ़ने वाले हैं. राइट, गॉट इट. ओके, so as you know, what is the potential of the particle in simple harmonic motion? What is the potential? Okay, let us start. Let's say I have a spring like this, and I am stretching this. Let's say this is the free position of the particle, and I am stretching this up to here, and this is, let's say, this is the total displacement represented by Z, and this is the actual position, actual length of the spring, and that is represented by L naught, and this is the displacement. Then this is the displacement represented by X. Got it? Now, what is the relation between these? So Z is equal to L naught plus X, or X is equal to Z minus L naught. You can say like this. Got it? Okay. Now the force is equal to force. आपको पता है force is directly proportional होता है displacement की, displacement. And you know what is this? This is the what? This is the Hooke's law. ये क्या है आपका? Hooke's law है. वो कहता है कि force आपका displacement के directly proportional होता है, ठीक है ना. And what is displacement over here? Displacement is nothing but Z minus L naught. So F is equal to, there is a constant K, and this is Z minus L naught. This is the displacement, and you can write this as X. So F is equal to KX. So this is your force. This is the formula of this is the formula of spring force, or you can say आपका restoring force. Okay, now what is the potential? What is the potential energy? What is the potential for this spring, or you can say this system? So that is half kx square. That is half kx square. ठीक है ना? And k is nothing but m omega square. So v is equal to half m omega square x square. So this is the potential energy in case of simple harmonic oscillator. This is the potential energy in case of simple harmonic oscillator. Now I think you got it. Okay, उतारो इसे, नोट कर लो. ओके जी, अब हम देखते हैं. अब हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, वो हमने वैसे देख लिया. हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं? हम इसे पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे जो मोलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं वो एज अ स्प्रिंग बिहेव करते हैं. हमने माना था ना अभी. क्यों? क्योंकि आपको पता है एक मोलिक्यूल, अगर आपके पास एक डायटोमिक मोलिक्यूल है तो वो हमेशा क्या करता रहता है? वाइब्रेट करता रहता है लाइक दिस. तो उसके जो बॉन्ड है वो कैसे बिहेव कर रहा है? वो एज अ स्प्रिंग बिहेव कर रहा है. तो हम यहाँ पे ये मॉडल इसलिए यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो नाउ आई थिंक यू गॉट इट. एंड this is directly related, so that's why this is directly related to vibrational motion, and vibrational motion is directly related to vibrational
spectra means you will get the vibrational spectra from here. Okay, got it? So this is the quantum mechanical approach. This is the quantum mechanical approach of the vibrational spectra of the molecule, or you can say of the diatomic or polyatomic molecules. Got it? Now let's say there is a question. Let's say I have a molecule AB. I have a molecule AB, and the potential for this is half m omega square x square. This. So just plot it. Plot your potential versus displacement, and it will look like this. So this is the potential versus x. This is the potential versus x. Got it? So what is this? This is that. Let's say this is your spring. First you are stretching it. You are stretching the spring. When you will stretch this, so your potential energy will decrease, and it will decrease up to a minimum point, up to here. And then when you will leave it, then it will again increase like this. So you will get a curve like this. Now there is a question. Let's say now I have the potential is m omega square x square, and let's say v is equal to 2 m omega square x square, 3 m omega square x square, and so on so forth. Let's say I have so many potentials. So just plot these potentials versus displacement. So you will get the, just wait. I'm taking different color of chalks. Okay, now you will get this kind of plots. So what is this happening? So just have a look. Okay, when you are coming from here to here, what is happening from here to here? The displacement is decreasing. Means the spring is rigid at that time, and that's why we can say when you are coming here, the potential is higher. Or you can say the k value is higher for this curve and k value for lower for these curve. Okay, and as you know, the potential is half kx square. If k is increasing, then you will come from here to here. So for this k is only m omega square, and for this k is 2m omega square. For this k is 4m omega square. So you are coming from here to here. So this is half m omega square x square. This is then next wala, this one, then this one, then this one. So from here to here, the potential is increasing. If potential is increasing, then the displacement is decreasing, or you can say the spring is going to be what? Rigid. Got it? समझ में आया? Okay. Now अगर आप कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पढ़ते हो, अब हम आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पे, एसएचओ पे आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिकल। अब आपने अपना क्लासिकली उसका रूप देख लिया, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्वांटम मैकेनिकल। ओके, देखो, अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे, सबने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जब भी हमने देखा है तो सारे जो यहाँ पे जितनी भी आपकी ये वेव सारी थी, या जितने भी यहाँ पे आपके ये वेव फंक्शन थे, वो सब एक ही पॉइंट पे यहाँ पे आके मिल रहे थे, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप इसे क्वांटम में देख लो या आप क्लासिकल में देख लो, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज सेम, ठीक है ना। यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? जहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ओके, जस्ट नाउ
if I'll talk about the quantum mechanical system of SHO, SHO क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बात करूं तो आपको पता है जब भी आप किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में बात करते हो तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज आती है, दैट इज योर वेव फंक्शन। मींस उसका वेव फंक्शन क्या होगा, मींस आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बताता था, फर्स्ट पोस्टुलेट बताता था कि आपके जितने भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम का एक वेव फंक्शन होता है, जो वेव फंक्शन उसकी सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। वेव फंक्शन से ही आपका आता है डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी, यही आता है आपका वेव फंक्शन से। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इन केस ऑफ यू कैन से इन केस ऑफ क्वांटम। सो नाउ यू गॉट इट आई थिंक। ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक फॉर सम वेव फंक्शंस। अब मैं कुछ वेव फंक्शंस की बात करता हूं और उन वेव फंक्शंस में से फिर हम देखेंगे कि क्या वेव फंक्शन होगा एसएचओ का, एसएचओ का वेव फंक्शन क्या होगा। सो जस्ट हैव अ लुक फॉर सम वेव फंक्शंस। अब मैं कुछ वेव फंक्शन ले रहा हूं और उन्हें देखूंगा कि वो वेव फंक्शन किस रेंज में डिफाइन है या नहीं है। ऐसे यहां से भी क्वेश्चन आता है। लेट्स से नाउ आई हैव अ वेव फंक्शन दैट इज e to the power minus x. This is the wave function. So I just want to have a look that it is you can say defined wave function or non-defined wave function. So I will take 3 points. I will take 3 extreme points. One is minus infinity, one is plus infinity, and one is 0. Why I taking minus infinity and plus infinity? Because as you know, in case of SHO there is no infinite potential. So there is potential is finite, and that is half m omega square x square. So potential is, if potential is finite, then particle can go up to infinity over here and up to infinity over here. So you will take the limit minus infinity to plus infinity. Now have a look if x is equal to minus infinity. If x is equal to minus infinity, then this will become minus minus plus and it will become e to the power infinity. As you know, what is the value of e? E is 2.7, then 2.7 to the power infinity, and that is equal to infinity. Got it? Okay, now for x is equal to 0, e to the power 0, that is 1, and for x is equal to infinite. If you will take plus infinite, put over here e to the power minus infinity, it will become e to the power minus infinity, and it will become 1 upon e to the power infinity. Okay, 1 upon 2.7 to the power infinity, that is 1 upon infinity, and something upon infinity is equal to 0. So this is 0, this is 1, this is infinity. Means if you will plot it, this is the displacement. Over here this is 0 and this is minus infinity, and over here this is plus infinity. This is plus infinity. At x is equal to 0, at x is equal to 0, this is defined as 1. This is defined as 1. But at x is equal to minus infinite, this is not definite. This is not definite. Means this is not defined in this area. This is not defined in this area, and this is defined in this area. So it will go to 0 when it is going to the plus infinity sign. So it will go 0. Okay, so and this type of function is known as decaying फंक्शन। इस टाइप का फंक्शन क्या कहलाता है, डिकेइंग फंक्शन। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा है, डिके हो रहा है एज दिस। सो इन्फिनिटी पे जाके 0 हो रहा है। यहाँ पे आपका 1 था, 1 से 0 की साइड जा रहा है, तो इस टाइप का फंक्शन कहलाता है डिकेइंग फंक्शन। गॉट इट? ओके, नोट करो। ओके, नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। एंड दैट फंक्शन इज e to the power plus minus I k x. And just remember this wave function. Okay, इस wave function को आपको याद रखना है। This wave function is known as oscillatory. कैसा वेव फंक्शन है ये? oscillatory wave function है। Means this wave function is allowed in all the range. This wave function is allowed in all the range. ये सभी रेंज में वेव फंक्शन क्या होगा, अलाउड होगा। ये सभी रेंज में वेव फंक्शन अलाउड होगा, चाहे वो e to the power I k x हो और वो e to the power minus I k x. So this wave function is known as oscillatory wave function, और ये आपका सभी रीजन में अलाउड है। ओके, उतार लो इसे।
ठीक है, चलो नेक्स्ट let's say I have next one e to the power x. What is that? E to the power x, or you can say e to the power kx. Okay, then at minus infinity, at 0 and at plus infinity. So at minus infinity it will become e to the power minus infinity, that will become 0, and e to the power 0, that will become 1, and e to the power infinity again, that is infinity. Means if you will plot it, this is 0, this is minus infinity, this is plus infinity. So this is defined as 1 in case of 0 position, and this is not defined over here. At infinity this will become infinity. So this is not defined over here, but this is defined over here like this. So this is also called decaying function. So this is a decaying function. This is decaying in this region, in negative region. Okay, got it? Okay, got it ना? Okay, next function, pause करके नोट कर लेना. Next function is e to the power x square. Next function is e to the power x square. Just take minus infinity. So e to the power minus infinity to the power 2. So this will become e to the power infinity, and that is nothing but infinity. And e to the power 0, that will be 1, and e to the power plus infinity, that will again become e to the power infinity, means infinity. Means this function is not allowed over here and not allowed over here. The function is forbidden over here and forbidden over here, but this is allowed at only one point. This is allowed at only one point. And this type of function which are allowed, the functions which are allowed only at a point, that these functions are called Dirac delta function. These type of functions are called Dirac delta function, and this is represented by delta. Okay, so these are the Dirac delta function. We will study these functions in next some classes, after some classes. Okay, so I think you got this function. Okay, next function is very important. And this function is e to the power minus x square. If you will take minus infinity, you will get e to the power minus infinity, this is 0. If you will take 0, e to the power 0, that is 1. If you will take plus infinity, e to the power minus infinity, because minus sign is already over there, then you will get 0. Means this is defined in all the region. In this region this is going to be 0. In this region this is going to be 0. So this function will look like this. This function will look like this. And this function is known as Gaussian function. This function is known as Gaussian function, and this is a very important function for the point of view science, or you can say chemistry or physics. This is very important for our stream. This is very important for quantum chemistry. Okay, this is very important. This is an important mathematical wave function. Okay, and this is known as Gaussian wave function, and this will use in case of SHO. So the wave function of SHO is nothing but the Gaussian wave function. So the wave function of SHO is nothing but the Gaussian wave function, and that is represented by e to the power minus alpha x square by 2. This is the form of wave function of SHO. So ये आपका SHO का wave function का form है. ये आपके SHO का wave function का form है. So I think you got it. Okay, हम next लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप वेव फंक्शन लिखोगे, कैसे आप वेव फंक्शन को ड्रॉ करोगे, क्या कितने उसमें नोड होंगे और क्या क्या उसमें एनर्जीज होगी. So guys, please like, share and subscribe. Bye bye. Thanks for watching.